अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो हैंड रेज करते हैं कुछ लोग। वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक है, गुड। वालेकुम इसका सलाम सर। शुक्रिया अहमद और फैजान, लगता है आवाज़ मेरी ठीक आ रही है। गुड, ओके जी। लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हन्नान अब्दुल मुक़सिद। प्रेजेंट सर। जी ठीक है मुक़सिद भाई। अब्दुल रहमान। जी ठीक है रहमान। अहमद अली। ठीक है जी। अहमद रजा तो मौजूद है। अमीर हमजा। जी अहमद ठीक है। अमीर हमजा। अनम भट्ट। अरबाज महमूद। ठीक है सिंधु साहब। बिलाल नासिर। ठीक है बिलाल। बिलाल यूसुफ। ठीक है बिलाल। दुआ अजहर। ठीक है बेटा। ईमान फातिमा। फरमान करीम। ठीक है फरमान। फतूमा इकबाल। हाजरा अनीस। हमजा सईद। ठीक है हमजा। हारून आमिर। हसन मुज्तबा। मोइज सलीम। ठीक है हसन, हो गई अटेंडेंस। मोइज सलीम। ठीक है मोइज। अब्दुल्ला कामरान। ठीक है अब्दुल्ला। मोहम्मद अहमद। अब्दुल्ला हो गई बेटा अटेंडेंस। मोहम्मद अहमद साहब हैं। आकिब सलीम। फैजान अमीन। प्रेजेंट सर। जी ठीक है फैजान भाई। सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन मौजूद है। जी ठीक है सलाहुद्दीन। उमर महबूब। उमर महबूब। ठीक है जी। उसामा तारिक। ठीक है बेटा, अटेंडेंस हो गई आपकी। साद शिराजी। ठीक है साद। सैफ अली। सलमान भट्ट। ठीक है सलमान। समीर वाहिद। सना हमीद। सरफराज फिदा। यस सर। ठीक है सरफराज। शाजीन अहमद। शामज अंजुम। शाजेब सरवर। शिराज अली। सैयद नकी हैदर।
तलहा फारूक, ठीक है। शजीब भाई अटेंडेंस हो गई। तलहा फारूक, ठीक है। तलहा अटेंडेंस हो गई। जीशान इश्तियाक, ठीक है। जीशान, जीशान रियासत, ठीक है। जीशान, जुबैर मोहम्मद, प्रेजेंट सर। ठीक है। जुबैर भाई जी। अनम बच्चे आपकी होगी अटेंडेंस। हनान आपकी भी हो गई अटेंडेंस। शिराज भाई आपकी भी हो गई अटेंडेंस। बच्चों 1 मिनट देना। ओके जी, गुड, जबरदस्त। ओके जी, क्विज आपका कैसा रहा सबका? माड़े हालात हो गए हैं सर जी। अच्छा, सही सही। जरा यार हालात जो है उनको विटामिन वगैरह खिलाएं ताकि वो तगड़े हों, क्योंकि फाइनल की डेट शीट मुझे लगता है आने वाली है। फाइनल की डेट शीट आ गई है या आने वाली है अभी? आ गई है सर। किस डेट को है फाइनल? 30 माशाल्लाह आपका। मेरे ख्याल से 30 को। 30 को है? यार 30 को नहीं हो सकता, क्यों? अच्छा 30 को। सर 1 जुलाई को है। नहीं। फर्स्ट 1 जुलाई को जुलाई है। को है। अच्छा, जी जी ठीक सर। हो गया। गुड है, गुड है। अच्छा, इसका अब मतलब भी सर ये है चेंजिंग कि होती रहेगी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि फ्लैश आते रहते हैं, फिर चेंज हाँ करते रहते हैं ठीक है। हाँ, तो ऐसा करते हैं फिर। आपका जो वाइवा है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं डिस्कस करता हूँ टीए से, तो प्रॉब्लली फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को फिर आपको जो है ना छुट्टी दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप ध्यान से पढ़ लिख के बड़े आदमी बने सारे के सारे। इट्स ओके सर। ठीक है, गुड, जबरदस्त। सर अटेंडेंस लगा दें। अच्छा बेटा, हो गए बच्चे? ओके जी, थैंक यू गुड। सर। ठीक है, ओके जी, गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क हम आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके जी, आपको वाइट स्क्रीन नजर आ रही होनी चाहिए सबको इस वक्त। सबको आ रही है नजर? जी सर। जी, जबरदस्त। आज जरा जोशो जज्बा कम लगता है कौम में। खैरियत है? क्या यूनिवर्सिटी खुलने की वजह से थक गए हैं आप सब लोग? सर ये फाइनल की थकावट है। क्या हुआ हसन? फाइनल आ गया सर, सिलेबस बहुत ज्यादा है वही। अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों ने मौजें भी बड़ी की हैं घर में बैठ के। फिर सर देखिए एक सर। दिन में 2 पेपर्स तो नहीं ना होने चाहिए, ये तो ज्यादती है ना सर। हाँ यार सलाउद्दीन यार, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि चेंज होते जाएंगे। ये एक दिन में 2 पेपर बड़ा रेयर चांस होता है वैसे। 1-2 लोगों के ही होंगे। और क्यों, आप उन खुशकिस्मत लोगों में से शामिल है जिनके एक दिन में 2 पेपर है? सर हमें इतना खुशकिस्मत ना बनाए ना। यार अब ये तो अल्लाह ताला की देन है, हम क्या कर सकते हैं।
लेकिन वो जैसा कि अहमद रजा ने तसल्ली दी आपको कि ये डेट शीट रिवाइज होती रहेगी, तो उम्मीद है अब आप नमाजें पढ़नी शुरू कर दें आज से सारी की सारी, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला मामला जी पहले भी सारी डिग्री सर नमाजों फाइनल की का थी। सिलेबस का थोड़ा सा बताइए क्या होगा। फाइनल का सिलेबस बड़ा कम है, सिर्फ 4 टॉपिक होंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, मॉडल एवेलुएशन और सीएनएन। पूरा कोर्स ही हो गया। आपकी नजर में सिर्फ 4 टॉपिक है। बस मैंने तो 4 टॉपिक बताया यार, 4 टॉपिक कहाँ पूरा कोर्स होता है। सही, गुड है सर ये जो आपने ग्राफ अपलोड किया था एलएमएस पे वो क्या था? यार, वो क्विज 2 का ग्राफ था दोस्त। ओके सर, थैंक यू। यानी कि उससे आपको देख के आइडिया हो सकता है कि कितने लोगों के मार्क्स किस रेंज में हैं। ठीक है, तो हमारी इस क्लास की टॉपर जो है वो शामजे अंजुम है, तो अगर वो मौजूद हैं तो उनको कंग्रेचुलेशन एंड ग्रेट जॉब, जबरदस्त काम किया आपने। सर मिड में क्विज में। क्विज में मिड में नहीं, मिड में तो आपको पता है कि शाजेब भाई टॉप पे। ओके सर, बस मिड के सर मार्क्स उनके और हमारे दरमियान कोई और भी है। यार अब ये सारी सीक्रेट बातें ना पूछे, ये इंशाल्लाह मैं ना कोशिश करूंगा इस वीकेंड पे सारे नंबर लगा दूं। आपके मिड और वो सब कुछ चेक हो गया हुआ है वैसे, असाइनमेंट भी और मिड भी। क्विज तो खैर वैसे ही आपको पता है, क्विज का तो फायदा ये है कि वो फौरन ही चेक हो जाते हैं, तो जी इसलिए सर। हाँ, तो बस अब आपकी जो एक एवेल्युएशन है वो है असाइनमेंट 2 की, जो वाइवे की बेस पे लग जाएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर फाइनल दें सर आप पहली जरा असाइनमेंट का। तगड़े हो गए। हाँ, पहली असाइनमेंट के मार्क्स भी मैंने बताया नहीं अभी तक, वो भी काफी देर की चेक हो गई नो होगी। सर। अच्छा। सर आपने अभी तक सिर्फ क्विजेस के मार्क्स बताए हैं। क्विजेस के मार्क्स एक्चुअली मैंने नहीं बताया, वो आपको क्विज ने खुद ही बता दिए थे। यस सर, वही बता रहा हूँ, सिर्फ वही मार्क्स पता है मुझे। अच्छा, ठीक है यार, एवेल्युएशन आपकी सारी वैसे हमने मार्क कर ली, तो ये बस जो ऑनलाइन है ना उस पे हम जल्द अज जल्द लगा देंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस वीकेंड तक जो है ना मैं आपकी एवेल्युएशंस लगा दूं ऑनलाइन पे, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो वाइवा देने से पहले कि क्या हालात वाकयात है। ठीक है, तो गुड, जबरदस्त। फाइनल जो है वो आपका मेरा ख्याल है 35 मार्क्स का होगा। 30 या 35 का एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं पता, तो उस पर आपने अच्छी एफर्ट करनी है इंशाल्लाह। लेकिन चले, पिछली बार से बेहतर है, पहले तो 60 नंबर का फाइनल होता था, वैसे ही काम खराब हो जाता था, तो इस बार तो काफी कम नंबर का है, बाकी मार्क्स जो है वो आपके सेशनल के हैं, तो ठीक है जी, गुड। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो अभी पूछ लें प्लीज, फिर उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सर ओवरऑल मिड में मार्क्स सबके अच्छे हैं? मिड में मार्क्स सबके अच्छे हैं, खैर मुझे देखने दो। मिनिमम मार्क्स मिड में है 15। इसका मतलब ये है कि 15 से कम किसी के नहीं है 35 में से। लेकिन इसको आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे 25 में से, तो असेंशली ये जो 15 है ये प्रोबेबली कन्वर्ट हो जाएंगे कोई 10 या 11। ठीक है, बल्कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी एक फॉर्मूला लगाऊं ताकि आप लोगों को सारा आइडिया भी हो जाए। सर मिड 50 का था, अगर 25 के तो डायरेक्ट हाफ नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, बस आप 1 मिनट दें, मैं अभी आपको मार्क्स बताता हूँ। ओके जी, मिनिमम मार्क्स जो है वो है 10.75। ठीक है,
और अब मैक्सिमम भी मैं आपको बताने की पोजीशन में हूँ। मैक्सिमम है 25 में से 23.5। अच्छा, हमारे पास टॉपर दो हैं, एक तो शाजेब है और एक है हमारे दोस्त फरमान करीम। फरमान यार बहुत आला, जबरदस्त, गुड एफर्ट, शाबाश। ठीक है, ओके। चलिए, मेरा ख्याल, अच्छा और किसी बच्चे का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ ले, वरना अब हम पढ़ाई स्टार्ट करें। ओके, बस यार ये एक एक आध लेक्चर है, पढ़ ले हिम्मत करके। मुझे लगता है कि आज आपका बहुत ज्यादा दिल नहीं कर रहा, लेकिन बस ये आखिरी एक न्यूरल नेटवर्क हमने पढ़ना है। तो ये हम इंशाल्लाह आज इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कोड करेंगे, अगली बार इसका कोड वाइंड अप कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में सिर्फ आपके वाइवा होंगे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। तो वो कहते हैं ना कि अब से हाथी गुजर गया, सिर्फ दुम ही रह गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप हिम्मत कायम करें और अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके जी, गुड। अभी तक हमने जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े हैं, वी वर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको पता है, इट बिलोंग्स टू सुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन अब हम जो न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे, दैट does not belong to the supervised learning, that actually belong to the other branch of machine learning, जिसे हम कहते हैं unsupervised learning। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, मशीन लर्निंग के अंदर आपने मशहूर ज़माना एल्गोरिथम जो है वो क्लस्टरिंग के डिफरेंट देखे होंगे, जिसमें के मिडॉइड्स है, के मीन्स है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, इस किस्म के एल्गोरिथम्स हैं। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें आपके पास इनपुट तो मौजूद होती है, लेकिन अनलाइक क्लासिफिकेशन, इसमें आपके पास आउटपुट लेबल्स जो है ना वो मौजूद नहीं होते। सो यू डू नॉट हैव आउटपुट लेबल्स, आपके पास सिर्फ इनपुट है। और इस इनपुट को आप पैटर्न रिकग्निशन और इस किस्म की डिफरेंट टेक्निक से आप देखते हैं कि इस इनपुट के अंदर हिडन फीचर्स और पैटर्न्स क्या हैं, या इस इनपुट को हम जो है इनहेरेंटली ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है, एंड सो ऑन। इस किस्म के जो काम है वो हम करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। तो जो मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑटो इनकोडर, ठीक है, ऑटो इनकोडर। तो auto encoder is essentially a deep neural network which is used for unsupervised learning। तो ये unsupervised learning एल्गोरिथम है, क्योंकि इसमें हमें आउटपुट या लेबल्स की जरूरत नहीं होती। ऑटो इनकोडर्स के क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमें? सबसे पहला जो बेनिफिट ऑटो इनकोडर हमें देता है वो ये है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अब ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या बला होती है, आप में से कोई बताएगा? व्हाट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन? सर जिस तरह वो हमारे पास CNN में भी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ही हो रही थी, वो पिक्चर 6x6 की एग्जांपल ली थी हमने, और बाद में हमारे पास एंड में 3x3 या इस तरह की आ रही थी। वेरी गुड, बिल्कुल सही शाहजेब भाई, आपने सही कहा। देखिए, एसेंशियली आइडिया ये है कि फर्ज करें मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें सैंपल्स हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन मेरे पास फर्ज करें हर सैंपल के अगेंस्ट 40,000 ऑब्जर्वेशन, 40 के। अब ये बहुत ज्यादा कॉलम्स है, ठीक है ना, सीरियस कॉलम्स। इतने ज्यादा कॉलम्स को, यानी 40 के कॉलम्स को अगर मैंने प्रोसेस करना है तो इट रिक्वायर्स सीरियस कंप्यूट। और मुझे ये भी नहीं पता कि यार
इन इतने सारे कॉलम्स में से क्या ये वाकई सारे यूजफुल है या इसमें से बहुत सारे फजूल भी हैं। तो अगर इस किस्म की चीज पे हम कंप्यूटेशन करें तो कंप्यूटेशन स्लो हो जाती है ड्यू टू अ फिनोमेना विच इज कॉल्ड कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। टेक अवे ये है कि ज्यादा डायमेंशंस जो हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छी हो, वो यूजुअली बुरी चीज होती हैं ड्यू टू दिस रिक्वायरमेंट ऑफ सीरियस कंप्यूटेशन। तो अब ज्यादा डायमेंशंस हो तो फिर हम उन डायमेंशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के कुछ लीनियर मेथड्स हैं, जिसमें सबसे मशहूर जमाना आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, विच इज अ लीनियर टेक्निक। ठीक है, विच इज अ लीनियर। लेकिन जो लीन आपको पता है कि लीनियरिटी के कुछ अपने मसले मसाइल हैं, तो इसका मतलब है कि वी लव टू हैव नॉन लीनियर मेथड्स फॉर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो नॉन लीनियर मेथड्स में हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। वन इज कॉल्ड टी-SNE, टी स्टोकेस्टिक नेबरहुड एम्बेडिंग्स, और जो अदर वन है नॉन लीनियर वो है ऑटो इनकोडर्स। ठीक है, सो ऑटो इनकोडर जो है दे हेल्प यू टू रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी इन ए नॉन लीनियर मैनर। ये इसका पहला यूजेज है। ऑटो इनकोडर्स का दूसरा बड़ा फायदा ये है विच एक्चुअली स्टेम्स फ्रॉम दिस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, इट हेल्प्स यू लर्न रोबस्ट फीचर्स। अब ये रोबस्ट फीचर्स का मतलब है कि ये ऐसे फीचर हैं जो अगर आपके पास हो तो आप किसी भी सैंपल को रिकग्नाइज कर सकते हैं, पैटर्न को रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन में यूज करना चाहें तो अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो दे हेल्प यू टू गेट गुड फीचर्स। ये रोबस्ट अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप कह लें गुड फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं। तीसरा फायदा जो ऑटो इनकोडर्स का है, दे आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यू डाटा। जनरेशन ऑफ न्यू डाटा का मतलब यह है कि आप लोगों ने डीप फेक्स का नाम सुना? यस सर। डीप फेक्स एक्चुअली एक एल्गोरिदम है, वो ऐसे फेसेस जनरेट करता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो देख के आपको लगता है दे आर जस्ट कॉमन पीपल। ठीक है, सो दैट इज अ जनरेटिव मॉडल। ठीक है, तो जनरेटिव मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जो नॉइज या किसी भी इनपुट से एक्चुअल डेटा या इंफॉर्मेशन रिक्रिएट कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन इमेज भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन स्पीच भी हो सकती है, और इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो ऑटो इनकोडर इज एक्चुअली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरेटिव मॉडल्स। और एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट जनरेटिव मॉडल है वो है गेन, which stands for generative adversarial nets। नेट का मतलब है नेटवर्क। ठीक है, so essentially this can be, या auto encoders can be used for generation of new data। और इसकी एक डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो यूज होती है डेटा ऑगमेंटेशन में। डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई क्लासिफायर ट्रेन करना है और आपके पास डेटा कम है तो आप डेटा ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब है कि आप पिछले डेटा से नया डेटा रिक्रिएट कर ले जो ऐसा लगे कि एक्चुअल डेटा से ही बिलोंग करता है, यानी उसी का पार्ट है, उसी डेटा सेट में से है। सो यू कैन ऑलवेज यूज ऑटो इनकोडर्स फॉर डेटा ऑगमेंटेशन।
तो ये चंद इंपॉर्टेंट फायदे हैं ऑटो इनकोडर्स के. एसेंशियली दे कैन बी यूज्ड फॉर any task in which you have to generate new information or you have to learn latent representation. ये मैंने एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया, लेटेंट. लेटेंट का लफ्ज जो है इसका मतलब होता है हिडन रिप्रेजेंटेशन. इसकी तफसील अभी 2-4 मिनट में हम देखते हैं क्या. ओके, इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछे. इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली हमने तरीके तो बड़ी बयान कर दिए ऑटो एनकोडर के, लेकिन ये होता क्या. सो नाउ वी वांट टू सी व्हाट इज एक्चुअली द ऑटो एनकोडर, या इसका स्ट्रक्चर क्या. ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑटो एनकोडर. ओके जी, ऑटो इनकोडर जो है वो एक्चुअली करता क्या है. सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है. ऑटो इनकोडर इन ए वेरी बेसिक सेंस जो इनपुट लेयर पे एक्सेप्ट करता है, आउटपुट लेयर पे वही इनपुट रिक्रिएट करता है. ठीक है, किस तरह. फर्ज करें मेरे पास, हम एमनिस्ट की एग्जांपल ही ले लें क्योंकि एमनिस्ट डाटा सेट से हम जरा अच्छी तरह वाकिफ है. आपको याद होगा कि ये वो हैंड रिटन डिजिट्स वाला डाटा सेट था. फर्ज करें हमारे पास एमनिस्ट यानी हैंड रिटन डिजिट्स का जो डाटा सेट है, अगर हम उसको फ्लैटन करें तो हमें पता चलता है कि वो 784 पिक्सल्स से बने हैं हर इमेज. क्यों? क्योंकि हर इमेज 28x28x1 का है, which actually translates into 784 नंबर्स या पिक्सल्स, जो मर्जी कर ले आप. मैं कहूंगा ये 784 फीचर्स हैं. ठीक है, ओके. सो सपोज करें ये हमारे ऑटो इनकोडर की इनपुट लेयर और ये हमारे ऑटो इनकोडर की आउटपुट लेयर. हमारा ऑटो इनकोडर इनपुट पे हर इमेज के लिए 784 फीचर्स एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और यही एग्जैक्ट 784 फीचर्स एज एन आउटपुट रिक्रिएट करेगा. लफ्ज है रिक्रिएट. ठीक है, कैसे? सबसे पहले ये क्या करता है कि ये 784 को रिड्यूस कर देता है. करते 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 इस जगह पे हमारे पास एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं बॉटल नेक लेयर. ठीक है, बॉटल नेक लेयर. फर्ज करें हमारी बॉटल नेक लेयर जो है वो 32 फीचर्स की है. इसका मतलब है कि पहले हमारे 784 फीचर्स जो है वो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क लेयर से गुजरते हुए इन 32 फीचर्स में ट्रांसलेट होंगे और उसके बाद इस पॉइंट से ऑनवर्ड ये जो 32 फीचर्स हैं ये हम यूज करेंगे टू रिक्रिएट आर 784 फीचर्स जो कि हमारी एक्चुअल इनपुट थी. अब आप कहेंगे सर इतनी दौड़ लगाने का फायदा क्या है, 784 फीचर पहले ही थे, हम दोबारा उन्हें रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो व्हाट्स द फन ऑफ डूइंग दैट. देखें, आइडिया ये है, मैंने आपको पता है कि सबसे पहले इन 784 फीचर्स को इन 32 फीचर्स में कन्वर्ट किया. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन 32 फीचर्स से 784 फीचर सक्सेसफुली रिक्रिएट कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि इनपुट में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी एंट्रोपी थी, वो सारी की सारी एक्चुअली इन 32 फीचर्स में भी मौजूद है. और ये जो 32 डायमेंशनल
रिप्रेजेंटेशन है, अब ये नया वर्ड मैंने कहा। ये 784 फीचर्स थे, विच मीन्स दिस वाज 784 डायमेंशनल इनपुट। तो जब मैंने इसको ऑटो इनकोडर से गुजारा तो बॉटल नेक पे मुझे हर इमेज जो 784 फीचर से बना था, अब वो 32 डायमेंशनल वेक्टर की सूरत में मिल गए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इन 32 डी वेक्टर से 784 डायमेंशनल ओरिजिनल इमेज क्रिएट कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी इन 32 नंबर्स में या 32 फीचर्स में मौजूद है। आई डोंट हैव टू यूज ऑल 784 ऑफ देम, ठीक है। आई कैन ओनली यूज 32, और वो 32 जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन पोजेस करते हैं जो 784 में मौजूद है, ठीक। सो which means my input space is reduced into a lower dimensional space, which is a representation of input। और इस रिप्रेजेंटेशन की खास बात क्या है कि दिस रिप्रेजेंटेशन कैन रिप्लेस दिस इनपुट स्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो बजाय 784 के हम ये 32 फीचर्स यूज कर लें। अगर हमने इमेज रिकॉग्नाइज करने हैं तो ये 784 के बजाय ये 32 फीचर यूज कर लें, एंड सो ऑन। सो दैट इज व्हाई वी try to recreate these 784 features from these 32 features। ओके, इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम इसको थोड़ा सा और फॉर्मली अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इनपुट जो है वो x है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न आर टू फंक्शंस, ठीक है, टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या करता है, मैं उसे कहता हूं f ऑफ x। चूंकि ये मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मैंने ऊपर स्टार डाल दिया। f ऑफ x जो है, इसको जब हम इनपुट देते हैं तो इट रिटर्न्स अस अ रिप्रेजेंटेशन, लोअर रिप्रेजेंटेशन q। और ये जो q है, इसको जब मैं y ऑफ q में पुट करता हूं, विच इज अनदर फंक्शन, तो मुझे वापस ओरिजिनल x मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो f ऑफ x है, ये कितना पार्ट है, इतना पार्ट, ये जो मैंने रेड से बनाया। और ये जो y ऑफ q है, ये कितना पार्ट है, ये इतना पार्ट जो मैंने ब्लू से बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑटो इनकोडर के ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ऑटो इनकोडर इज कंपोज्ड ऑफ एक्चुअली टू फंक्शंस, दिस रेड फंक्शन एंड दिस ब्लू फंक्शन, ठीक। ये जो रेड फंक्शन है इसका नाम है इनकोडर, इनकोडर, ठीक है। इसे मैं कहूंगा इनकोडर। क्यों? क्योंकि ये मेरी इनपुट को इनकोड करता है लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। अब मैं लेटेंट रिप्रेजेंट किसे कह रहा हूँ, ये जो 32 डायमेंशन, इसको मैं अगर मैं ग्रीन से बनाऊं ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना गंद पड़ जाएगा। ये ग्रीन, ठीक है। तो जो मेरी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है, दैट विल बी जनरेटेड बाय दिस बॉटलनेक लेयर। और मैंने कहा कि मेरे पास जो इनकोडर फंक्शन है, उसको मैं इनकोडर इसलिए कहता हूं कि वो मेरी इनपुट को इस लेटेंट या हिडन या लो डायमेंशनल, देखिए मल्टीपल नाम मैंने दिए इसके, लेकिन ये सारी एक ही बात है, लेटेंट या हिडन या
लोअर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक, दूसरा जो ब्लू पार्ट है या ब्लू फंक्शन है, इट इज नॉट सरप्राइजिंगली कॉल्ड डिकोडर। क्यों? व्हाई वुड आई कॉल इट द डिकोडर? क्योंकि लेटेंट रिप्रेजेंटेशन को ऑपोजिट काम करता है, ये लेटेंट रिप्रेजेंटेशन को इनपुट में कन्वर्ट वेरी करेगा। गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर है। क्योंकि ये मेरी जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है उससे वापस मेरी इनपुट स्पेस में डिकोडिंग कर रहा है, हैंस द नेम डिकोडर। ठीक है, सो व्हाट इट डज इज लेटेंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये इनकोडिंग थी ना लेटेंट रिप्रेजेंटेशन, तो इससे हमने जब वापस अपनी एक्चुअल इनपुट स्पेस में आना है तो हम इसे डिकोड करेंगे, और जब हम इसे डिकोड करेंगे तो हमें वापस एक्स या इनपुट डायमेंशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हैंस द नेम डिकोडर। तो ऑटो इनकोडर को अगर आप स्टडी करना चाहें तो इसको हम 3 हिस्सों में स्टडी करते हैं। इनकोडर पार्ट जो इनपुट को लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है, डिकोडर पार्ट जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन को वापस इनपुट में कन्वर्ट करता है, एंड बॉटलनेक लेयर जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशंस डिटरमिन करती है। मसलन मैंने कहा जी के 784 से मैं 332 डायमेंशनल फीचर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरी जो बॉटलनेक लेयर है इधर मेरे पास फिर 32 न्यूरॉन्स है, लेकिन nobody is stopping me to use 20 न्यूरॉन्स। लेकिन इससे क्या होगा, इससे जो मेरी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है वो 32D नहीं रहेगी, वो 20D हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉटलनेक लेयर पे अगर मेरे पास के न्यूरॉन्स हैं तो मेरी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशनल हो जाएगी। सो दिस dimensions of latent representations are governed by this bottleneck layer जो कि मैंने इधर ग्रीन एरिया में शो की है। ठीक है जी, सो three things are used in the structure of auto encoder। एक encoder part जो इनपुट स्पेस से लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है इनपुट को, डिकोडर पार्ट which is actually the reverse of encoder, और उसके बाद बॉटलनेक लेयर जो हमारी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशंस डिटरमिन करती है। ठीक है, ओके जी, इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी दुआ बच्चे पूछें। सर मैंने पूछना था कि हम जब एक दफा रिड्यूस कर रहे हैं इनपुट को और हमें पता है कि ये वही इंफॉर्मेशन रखती है, मतलब जो 32 फीचर्स हैं, तो दोबारा फिर उसको कन्वर्ट क्यों करेंगे हम, बिल्कुल ठीक जब है हमें पता ये चल गया है कि वही फीचर्स रखते हैं 784 वाले। जी बेटे देखें, इसकी रीजन ये है कि फर्ज करें कि मैं अपना जो ऑटो इनकोडर है ना, ये मैं यूज कर रहा हूं किसी हायर स्पेस से लोअर स्पेस के लिए। थोड़ी सी मैथ हैवी हो जाएगी, लेकिन एसेंशियली चूंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। फर्ज करें हमने हायर स्पेस से लोअर स्पेस में आना है तो हमारे पास इनकोडर मौजूद है। लेकिन बाज सूरतों में हमें इनपुट को लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में भी प्रोजेक्ट करना पड़ सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि फर्ज करें कि अब यही जो एमनिस्ट वाला केस है, फर्ज करें मैंने एमनिस्ट से ये 32 डायमेंशनल फीचर तो ले लिए, व्हाट इफ मैं न्यू डाटा जनरेट करना चाहता हूं जो एमनिस्ट का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एमनिस्ट, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं 32 डायमेंशन के वेक्टर्स डिकोडर को देता जाऊंगा और वो मुझे नए नए एमनिस्ट के इमेज बना के देता जाएगा।
और ये वो इमेज होंगे जो एमनेस्ट का पार्ट नहीं होंगे, बट दे विल लुक लाइक एमनेस्ट, and then I can use these images to augment my data set. Does that make sense? यस सर। थोड़ा थोड़ा अगर थ्योरेटिकली, मतलब ये वैसे तो जब आप इसको एक्शन में देखेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ आप ये देखें कि अगर हमने 32 डायमेंशनल किसी भी वेक्टर से एमनेस्ट का इमेज तैयार करना है, तो ये जो फंक्शन हमने लर्न किया ना, ये हमारी बड़ी मदद करेगा। ये हमें कोई ना कोई इमेज बना दिया करेगा जब भी हम इसको 32 डायमेंशनल वेक्टर दें, बेशक वो ओके सर। अच्छा हो या बुरा हो। तो ज्यादा हम अच्छा ट्रेन करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम डिकोडर को नॉइजी कोई भी वेक्टर देंगे, ये हमें कोई भी इमेज बना देगा। इट विल कीप ऑन sampling from the probability distribution of MNIST data set। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आया तो जस्ट नोट करें। ओके जी, कोई और क्वेश्चन इस पॉइंट तक? ओके जी, गुड। इसका मतलब है कि अब हम बेसिक्स आपको आइडिया हो गया। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये डायमेंशन रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो डायमेंशन रिड्यूस कर, बल्कि इसको अगर मैं साफ सा बनाऊं नेक्स्ट पे, तो हमारे पास ऑटो इनकोडर दो तरह के हो सकते हैं। एक जो हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन की तरफ लेके जाए, समथिंग लाइक दिस। इधर ये बॉटल नेक है, ठीक है, इसे मैं बीटी कह रहा हूं। तो इस किस्म का जो ऑटो इनकोडर है, ये हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन पे जा रहा है। इसे हम कहते हैं अंडर कंप्लीट ऑटो इनकोडर, अंडर कंप्लीट ऑटो इनकोडर। लेकिन इट कैन बी द अदर वे अराउंड। मेरे पास लोअर डायमेंशनल इनपुट है, मैं उसका हायर डायमेंशनल काउंटर पार्ट लर्न करना चाह रहा हूं, तो मैं ये काम भी ऑटो इनकोडर से कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे ऐसे। फर्क अब क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि अब मेरी, फर्ज करें इधर मेरे पास अगर 100 डायमेंशनल वेक्टर्स है, तो इधर मेरे पास हो सकता है 1000 डायमेंशनल वेक्टर्स हो। ठीक, तो इस किस्म का जो ऑटो इनकोडर है उसे हम कहते हैं ओवर कंप्लीट ऑटो इनकोडर। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? इसका एक फायदा जो मैं आपको बता सकता हूं वो ये है, फर्ज करें आपके पास इमेजेस है, लेट्स सपोज स्पेस के इमेजेस है, क्योंकि ये ऐसे इमेजेस होते हैं सैटेलाइट से लिए हुए जिनका, मतलब अगर मैं वैसे तस्वीर कहता तो आप कहते सर ये तस्वीर आप हाई डायमेंशन में बड़े कैमरे से खींच रहे हैं लेकिन कुछ सूरतों में हमारे पास जो तस्वीरें हैं वो दोबारा नहीं खींच सकते, जैसे ये स्पेस के इमेजेस है जिन्हें हम सार इमेजेस कहते हैं। स्पेस इमेजेस अब एक प्रोब ने खींच लिए हैं, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि एक नए प्रोब में एक बड़ा कैमरा लगा के उसको भेजें और वो ज्यादा अच्छी तस्वीरें खींच रहे। इट विल टेक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आप क्या करेंगे, जो स्पेस के लो डायमेंशनल इमेजेस हैं, आप उन लो डायमेंशनल इमेजेस को ओवर कंप्लीट ऑटो इनकोडर से हायर रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हायर रेजोल्यूशन जब आपने एक दफा ये ट्रेन कर लिया, अब आप सिर्फ ये इनकोडर पार्ट पकड़े, इसको मैं अगर रेड से बना सकूं दोबारा, इनकोडर पार्ट पकड़े, जो भी स्पेस से लो डायमेंशनल इमेज आ रहा है इसमें से गुजार के उसकी हाई डेफिनेशन जो है वो गेट करते जाएं, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं। कैसा? सो दिस इज द पावर ऑफ जेनरेटिव मॉडल्स। ठीक है, तो जेनरेटिव मॉडल्स जो हैं वो बड़े अमेजिंग है। वो देखें, वो रैंडम नंबर से आपको नई नई चीजें कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखें, अब आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंटेशन इमेज भी हो सकती है,
it can be an NLP text, it can be a speech signal, or it can be anything else. अगर आप एक इस किस्म का मॉडल ट्रेन कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो इससे मिलती जुलती चीज इधर रिक्रिएट कर लेगा। अब आप क्या करेंगे, इतना पोर्शन उठाएं और ये चीज इधर रिक्रिएट करते थे। सो दैट इज द पावर ऑफ जेनरेटिव मॉडल्स। तो जेनरेटिव मॉडल्स से मेरा मतलब है ऑटो इनकोडर से, क्योंकि जेनरेटिव मॉडल तो गेन भी है लेकिन वो मैंने आपको पढ़ाना नहीं, वो आप खुद पढ़ ले, लेकिन एसेंशियली दैट्स आल्सो अ जेनरेटिव मॉडल। तो अगर इससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप। लेकिन I just want you guys to appreciate the possibilities. इसकी possibilities बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ FYP किए, मैं स्पेसिफिकली जो जनरेटिव मॉडल के हैं वो एक हमने किया फेस एजिंग। तो फेस एजिंग क्या करता था, वो इनपुट के तौर पे बच्चे की करंट तस्वीर लेता था, आउटपुट के तौर पे वो बताता था कि ये बच्चा 10 साल बाद, नहीं मेरा ख्याल 5 ईयर किया था हमने, हाँ 5 साल बाद ये बच्चा कैसा लग रहा होगा। उसके बाद एक और हमने किया था, वो क्या करता था, उसका नाम था, रखा हमने कार्टून गेन। वो इस जगह पे पिक्चर लेता था किसी भी ह्यूमन बीइंग की और इस जगह पे उसका कार्टूनाइज्ड वर्जन जनरेट कर देता था। So that is also another. So there are a lot of possibilities for generative models. Okay, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद फिर हम कोड पे चलते हैं। सब अच्छा यहाँ तक? ओके जी, ऑल गुड। Let's implement a very basic GAN using fully connected neural network. ओके जी, अब आपको गूगल को लैब नजर आ रही होनी चाहिए, सबको सबको नजर आ रही है? जी सर आ रही है। ओके जी, गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम एक अपना ऑटो इनकोडर जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे एमनेस्ट पे। हम सिर्फ, चूंकि ये अनसुपरवाइज लर्निंग है इसलिए हमें इसमें लेबल्स की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम अपनी ड्राइव माउंट करते हैं। ओके जी, ड्राइव माउंट हो गई। अब ये हमारे ज़रूरी इंपोर्ट्स थे, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है, ये सारे हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। चूँकि लेबल्स मुझे नहीं चाहिए इसलिए आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन xtrain एंड xtest। हमारे पास आ गए, ये आपने तस्वीरें तो देखी हुई हैं। एमनेस्ट होता क्या है, ये सिर्फ उसकी तस्वीरें, ये ज़रूरी प्री प्रोसेसिंग। ओके जी, नाउ दिस इज आवर ऑटो इनकोडर। ठीक है, कैसे? अच्छा, ऑटो इनकोडर के लिए हम किरास यानी टेंसर फ्लो जो है उसकी फंक्शनल एपीआई यूज करेंगे। फंक्शनल एपीआई में मैंने आपको अर्ज किया था कि किरास की हर लेयर जो है वो एज अ फंक्शन काम करती है। वो इनपुट के तौर पे एक टेंसर एक्सेप्ट करती है, उस टेंसर के ऊपर फॉरवर्ड पास करती है और एक आउटपुट टेंसर रिक्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे देखें तो इस केस में हमारे पास ये इनपुट
लेयर है जो 784 डायमेंशनल टेंसर एक्सेप्ट करेगी और एक आउटपुट टेंसर क्रिएट कर देगी। उसके बाद ये जो इनपुट है ये आप देखेंगे ये मैं एज अ फंक्शन पास कर रहा हूं नेक्स्ट लेयर को, ठीक है। नेक्स्ट लेयर भी इस इनपुट इमेज के ऊपर फॉरवर्ड पास करेगी और ये टेंसर क्रिएट कर देगी। उस तरह ये टेंसर जो है ये अगली लेयर के को एज अ इनपुट दिया, उसने आउटपुट टेंसर दे दिया, एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट अंटिल आई रीच हियर। सो दिस इज एक्चुअली माय बॉटलनेक लेयर और इसको मैंने नाम भी BOT दिया। ये मेरी वो बॉटलनेक लेयर है जो डिटरमिन कर रही है कि मुझे कितने डायमेंशनल लेटेंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। मेरे पास इधर से 784, मैंने कहा जी आप मुझे 20 डायमेंशनल लेटेंट रिप्रेजेंटेशन दे दे। तो ये जो बॉटलनेक लेयर है ये मेरी लेटेंट वेक्टर की डायमेंशंस डिटरमिन कर रही है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से हमारे ऑटो इनकोडर का अगला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। वो पार्ट क्या कर रहा है, वो इस 20 डायमेंशनल टेंसर को एक्सेप्ट करेगा। ये 20 डायमेंशनल टेंसर पास होगा इस लेयर से, डिकोडेड आउटपुट आ जाएगी। ये आउटपुट फिर नेक्स्ट लेयर को एज अ इनपुट टेंसर चली जाएगी, इससे 64 डायमेंशनल आ जाएगा। बढ़ते 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 इस पॉइंट पे जो हमारे पास डिकोडेड में आउटपुट होगी दैट वुड अगेन बी अ 784 डायमेंशनल टेंसर। सो यू कैन सी we started with a 784 dimensional tensor, we reached to a latent 20 dimensional tensor, and then we again recreated from the 20 dimensional tensor another 784 dimensional tensor. So that is the overall structure. सर अच्छा, अब जी सर शज़ेब भाई, बॉटम 0 और इसका क्या मतलब? ये बेटा मैंने लेयर्स को नाम दिए हैं। टेंसर फ्लो में आप हर लेयर को नाम दे सकते हैं। ये मैंने हर लेयर को नाम दिए, वजह ये है कि मैंने ये नाम यूज करने हैं बाद में। अगर आप नोट करें तो ये सारा जो एरिया है ये एक्चुअली डिकोडर है और ये सारा एरिया जो है ये इनकोडर है। क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना? यस सर। सर ये जो आप इस इंटरमीडिएट लेयर यूज कर रहे हैं 780 to 20 के दरमियान, सर ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये सडन नहीं आ सकता जो इसमें बेटा bottleneck है। देखें, हाँ अब सडन भी आ सकता है, लेकिन आपको पता है ना कि मैंने आपको आइडिया दिया था कि अगर आपका मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल होगा तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कम होगी। ये बात याद है ना आपको? यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं 784 से डायरेक्ट 20 पे आ जाऊंगा तो मेरे पास बहुत कम वेट्स होंगे। इसका मतलब है कि ये मॉडल बिल्कुल अच्छी तरह लेटेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं लर्न कर सकेगा। एसेंशियली अभी जो मैंने 2 लेयर्स डाली हैं ये भी काम है। क्यों? क्योंकि 784 से मैं 28 डायमेंशनल वेक्टर लर्न कर रहा हूँ। इमेजेस तो बहुत टाइप के हो सकते हैं ना, तो ये भी कम है। लेकिन एसेंशियली इंटरमीडिएट लेयर्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा आपके मॉडल की लर्निंग कैपेसिटी होगी एंड वाइस वर्सा। डज दैट मेक सेंस? ओके सर। ओके जी, ऑल गुड। अच्छा जी, ये तो ऑटो इनकोडर है। इसको अब मैंने ये मॉडल के अंदर पैक कर लिया। आपको पता है इसको हमने इनपुट टेंसर देना होता है और आउटपुट टेंसर देना होता है। ये हमारा ऑटो इनकोडर बन जाएगा। लेकिन मैं एक काम और भी करूंगा। मैं ये जो इनकोडर फंक्शन और डिकोडर फंक्शन है ना, इनको मैं अलग अलग मॉडल के तौर पे भी ले लूंगा क्योंकि मैंने ये भी यूज करने हैं। लेकिन मैं इन्हें कभी ट्रेन नहीं करूंगा। ट्रेन मैं सिर्फ ऑटो इनकोडर को करूंगा। लेकिन जब ऑटो इनकोडर आप देख रहे हैं ट्रेन होगा तो ये इनकोडर पार्ट भी ट्रेन हो जाएगा और डिकोडर पार्ट भी ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा। लेकिन मैं इनको यूज अलग कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ऑटो इनकोडर जो है वो कंपाइल करते हैं अपना। तो अगर आप इसकी समरी देखें, सो दिस इज आवर ऑटो इनकोडर। ये आप देखेंगे किस तरह से इनपुट ट्रांसफॉर्म हो रही है आउटपुट में। 784 से 128, 64, 28, फिर ये बॉटलनेक पे 20।
ये वो नाम है जो मैंने बताया था अहमद भाई कि ये लेयर्स के नाम मैंने दिए हैं। आप देख रहे हैं हर लेयर का नाम है। अगर आप नहीं नाम जी जी सर। देंगे तो टेंसरफ्लो खुद ही नाम दे देगा। अगर मैंने स्पेसिफिक नाम दिए होंगे तो मैं उन नामों से इन लेयर्स को डायरेक्टली एज अ फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। जी अहमद, आपका क्वेश्चन। सर ऑटो को आपने किया है ट्रेन, तो डिकोडर को कैसे ऑटोमेटिकली ट्रेन कर देगा? बिल्कुल सही है। ऑटो इनकोडर ये सारा है, क्या ख्याल है, सही है क्यों अहमद? जितना मैंने अभी जी सिलेक्ट सर। किया है, क्या ये सारा ऑटो इनकोडर है? जी सर। ओके। अब ये जो पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया है, क्या ये इनकोडर है? अच्छा सर समझ आ गई। अच्छा चलो गुड, समझ गए। ओके सर। लेकिन लेकिन बाकियों के चलो। लिए भी तुम बताओगे क्या ये इनकोडर है? जी सर। ओके। अब जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है, क्या ये डिकोडर है? जी सर। तो जब सर मैं मैं ऑटो सोच रहा था इनकोडर शायद को, सर कह रहे कि हाँ, इन कोडर को हम ट्रेन करेंगे और डी नहीं कोडर नहीं, हमने ना ऑटोमेटिकली। इनकोडर ट्रेन करना है ना डिकोडर ट्रेन करना है, हमने ऑटो। सिर्फ ऑटो इनकोडर ट्रेन करना ओके सर ओके। है। और हमें बताया कि जब ये सारी लेयर्स ट्रेन होंगी तो इनकोडर ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा, डिकोडर ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा। अब हम वो बना लेते हैं पहले। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल सर। इनकोडर है, ठीक है। आप नोट करें इनपुट क्या है, यही इनपुट, इनपुट इमेज ये वाला टेंसर। आउटपुट क्या है? आउटपुट है ये जो बॉटल नेक लेयर है, इससे जो आउटपुट बाहर आएगी, यानी कि इस लेयर से जो आउटपुट बाहर आएगी वो मेरे इनकोडर पार्ट तक है। क्यों? क्योंकि इससे आगे तो डिकोडर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बॉटल नेक लेयर है, इससे अब मुझे पता है कि 20 डायमेंशनल वेक्टर ही मिलना है। तो ये जो इनकोडर है ना, ये मैंने इस तरह एक मॉडल के तौर पे डिफाइन कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, हमने एक्चुअली पैकिंग ही की है। इसको मैं सिर्फ आपको समरी दिखा दूंगा। सो नाउ दिस इज आवर इनकोडर पार्ट। अब मैं एग्जैक्टली यही काम करूंगा, लेकिन मैं अब वो काम करूंगा इन लेयर्स के लिए और इन्हें एज अ डिकोडर पैक कर दूंगा। सो डिकोडर जो है उसे इनपुट कितने डायमेंशनल चाहिए? 20 डायमेंशनल ना। डिकोडर को इनपुट कितने डायमेंशनल चाहिए? 20 डायमेंशनल। याद है ना, डिकोडर लेटेंट से इनपुट स्पेस में कन्वर्ट करता है। तो हमने ये पहला जो टेंसर डिफाइन किया, ये 20 डायमेंशनल है। उसके बाद ऑटो इनकोडर की लेयर्स जो हैं, ये एज अ मैं फंक्शन कॉल करता जा रहा हूँ, टेंसर पे अप्लाई करता जा रहा हूँ। आखिर में ऑटो इनकोडर की आउटपुट लेयर्स जब अप्लाई होगी तो इस जगह पे अब मेरे पास ये 20 डायमेंशनल टेंसर जो है 784 डायमेंशनल टेंसर बन चुका होगा। मैंने क्या किया, सिंपली इन्हें पैक कर दिया मॉडल के अंदर। अब मैं इसकी समरी डिस्प्ले कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ऑटो इनकोडर है और उस ऑटो इनकोडर पे मैंने दो अलग अलग फंक्शन अलहदा भी डिफाइन कर लिए, इनकोडर और डिकोडर। अब हम करते हैं ऑटो इनकोडर को ट्रेन, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इनकोडर और डिकोडर को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, लेट्स ट्रेन इट। अच्छा, ट्रेनिंग, अगर आप नोट करें तो ट्रेनिंग में मैं कोई लेबल नहीं यूज कर रहा। ये मेरा ट्रेनिंग डाटा है और यही मेरा आउटपुट डाटा है। क्यों? क्योंकि आउटपुट लेयर पे मुझे इनपुट रिक्रिएट करनी है ना। तो मुझे ये देखना है कि ऐसी आउटपुट क्रिएट हो जो बिल्कुल इनपुट जैसी हो। तो इसका मतलब है कि लॉस जो है, अब वो एक्स ट्रेन और एक्स ट्रेन के दरमियान कैलकुलेट होगा। वाई ट्रेन की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये अनसुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, वो हमेशा से हम करते आ रहे हैं, उसमें कोई खास बात नहीं। तो बस अब हम इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक्यूरेसी जो है उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी मैंने डिस्प्ले नहीं कराई। एक्यूरेसी अगर आप मैट्रिक देंगे तो बहुत बुरी आएगी एसेंशियली, इसलिए जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। जो जिस चीज से आपका वास्ता है वो वास्ता है कि ये आपका लॉस जो है ये मिनिमाइज होना चाहिए। अगर तो ये मिनिमाइज हो रहा है तो वेरी गुड, इसका मतलब है कि आपका मॉडल लर्न कर रहा है। अगर ये मिनिमाइज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल जो है वो लर्न नहीं कर रहा।
अच्छा, ये चूंकि इमेजेस का डाटा है इसलिए हमारा ये वाला मॉडल जो है ना ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं काम करेगा, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जिस तरह हमने ये फुली कनेक्टेड लेयर से ऑटो इनकोडर इंप्लीमेंट किया है ना, इसी तरह हम कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी हमारी जो अंडरलाइंग लेयर्स होंगी अब वो फुली कनेक्टेड नहीं होंगी, वो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स होंगी। और कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर जो है वो भी इसी असूल पे काम करेगा, लेकिन वो इमेजेस के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक, तो हमारा ये मॉडल जो है मेरा ख्याल है बस नॉर्मल सा ही काम करेगा, बहुत अच्छा शायद ना कर सके। ओके जी, सो इट्स ट्रेंड नाउ। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं सारी ड्राइंग्स को तो क्लियर हो गया। ओके गुड। ओके जी, अब देखिए कि मैं कर क्या रहा हूं। आपको याद होगा कि ट्रेनिंग मैंने ट्रेन डाटा पे किया, लेकिन ये टेस्ट डाटा है। और ये टेस्ट डाटा क्या है? एक्चुअली ये इमेजेस हैं। ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इन कोडर को टेस्ट डाटा देके कहा कि तुम इस टेस्ट डाटा के अगेंस्ट 20 डायमेंशनल वेक्टर रिक्रिएट कर दो। अब ये क्या करेगा, ये इनपुट स्पेस से लेटेंट रिप्रेजेंटेशंस मुझे रिटर्न कर देगा। और यहां हम उसका जो शेप है वो भी देख लेंगे एक नजर। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम अगला काम हम ये करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो हमें 20D वेक्टर्स मिले हैं ना, हम इन वेक्टर से एक्चुअल इमेज रिक्रिएट करें। ये काम कौन करेगा? ये काम डिकोडर करेगा। अब मैंने क्या किया, ये जो इनकोडेड 20D रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस थे ये मैंने डिकोडर को दे दिया। मैंने डिकोडर से कहा, डिकोडर भाई ये 20D वेक्टर्स हैं, काइंडली इनके अगेंस्ट मुझे एमनेस्ट के इमेजेस बना दो। डिकोडर जो है वो अपनी भरपूर सलाहियत के मुताबिक जितनी उसकी है वो इनसे मुझे एमनेस्ट बना के देने की कोशिश करे। अब हम देखेंगे कि वो कितना का कामयाब होता है, लेकिन बेसिक आइडिया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इनकोडर जो है वो हमें लेटेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, डिकोडर जो है वो हमें लेटेंट रिप्रेजेंटेशन से वापस एक्चुअल इनपुट स्पेस दे रहा है। और अगर ये बहुत अच्छा ऑटो इनकोडर है तो इसका मतलब है कि ये जो हमने 20 डायमेंशनल वेक्टर्स लर्न किए हैं ना, ये हर उस जगह यूज हो सकते हैं जिस जगह हमने एमनेस्ट का पूरा डिजिट यूज करना था, एमनेस्ट की पूरी तस्वीर यूज करनी थी, विच विल सेव अस अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस। ठीक है, और उसके बाद अब मैं आपको शो क्या कर रहा हूं, कुछ टेस्ट इमेजेस के एक्चुअली वो क्या थे और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने रिक्रिएट इमेजेस किए हैं उनकी शक्ल कैसी है। ठीक है, तो इससे हमें जरा आइडिया भी हो जाएगा कि मॉडल ने कुछ काम वाम किया है या बिल्कुल फारग ही रहा। ओके जी, लेट्स ट्राई आवर मॉडल नाउ। ओके जी, 1 तो बड़ा अच्छा क्रिएट कर लेता है, ये 0 भी कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर लेता है, 9 भी कर लेता है, लेकिन 5 और 4 जो है वो सॉर्ट ऑफ कोई बहुत अच्छे नहीं है। और अगर आप 7 देखें इसको 7 अगर आप नोट करें तो वो इसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि जी कुछ और आइट्रेशन होती तो यहाँ ब्लैक हो जाता और उसके बाद ये 7 लगता हमें। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, कोई एक दो का बैच और देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल क्या हालात वाकयात है। अच्छा, ये के जो है ना ये हर बार टेस्ट इमेजेस डिफरेंट सेलेक्ट करता है, तो मैं इधर 2 3 4 5 करता जाऊंगा तो ये फर्क होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर करता हूँ 6। अब हम देखते हैं कि अब हमें इमेजेस डिफरेंट नजर आएंगे। बस ठीक ही है, एमनिस्ट एमनिस्ट लगता है लेकिन नहीं भी लगता। इसका मतलब है कि असल में ये हमने ट्रेन कम किया है। बॉक्स हाँ, अगर आप इपॉक्स बढ़ाएंगे और बीच में तो अच्छा रिजल्ट देगा मेरे ख्याल हाँ से। और रेगुलराइजेशन थोड़ी सी लगाएंगे तो ये बेहतर हो जाएगा।
आप फिक्र ना करें, जब हम कॉन्वोल्यूशन करेंगे ना फिर आप देखेंगे कि ऐसा जबरदस्त एमलिस्ट जनरेट होगा जो आपने देखा भी नहीं हो, आप यकीन ही नहीं करेंगे यार ये बंदे ने हाथ से लिखा है या मॉडल ने लिखा है। सो एक दो और आइटरेशन ऐसी करके देख लेते हैं शुगल के तौर पे। बस ठीक ही है ये, और थोड़ा सा ना इसमें एक तो ड्रॉप आउट यानी रेगुलराइजेशन की जरूरत है और थोड़ा सा ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। ओके जी, सो दैट इज हाउ यू ट्राई टू लर्न न्यू इमेजेस फ्रॉम रॉ नॉइज। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम दो काम करेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि किस तरह हम कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर बना सकते हैं और वो इमेजेस के मामलात पे ज्यादा अच्छा काम करेगा। और दूसरा फिर हम एक और काम भी करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इमेज ब्लर्ड है या नॉइज्ड है और या करप्टेड इमेज है, तो उस करप्टेड इमेज से हम एक्चुअल इमेज कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं जिसमें से वो करप्शन रिमूव हो जाए और साफ सुथरा क्लियर इमेज हमें वापस मिल जाए। तो इसके लिए फिर हम एक स्पेशल टाइप का ऑटो इनकोडर इंप्लीमेंट करेंगे जिसे हम कहते हैं डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर। डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर क्या करता है कि जो इनपुट इमेजेस में जो नॉइज है वो नॉइज रिमूव करके आपको क्रिस्टल क्लियर इमेजेस रिटर्न कर देता है। सो दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ ऑटो इनकोडर्स के, ये इमेज की ब्लरीनेस और इमेज के अंदर अगर कोई नॉइज है तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। शाज़ेब भाई आपकी आवाज नहीं है, अगर आपने कुछ सर पूछना है एज तो। शार्पनिंग के भी इनकोडर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। एम्बोसिंग के भी हो सकते हैं, शार्पनिंग के भी हो सकते हैं, कार्टूनाइजेशन के भी हो सर सकते मैंने हैं। कहा है कि एज शार्पनिंग के भी इनकोडर होते हैं। हाँ हाँ, मैंने बताया कि हर वो काम जिसके लिए आप फिल्टर लर्न कर सकते हैं उसका इनकोडर होता है, उसका ऑटो इनकोडर बना सकते हैं आप। एक्चुअली होता नहीं है, आपने जाहिर है खुद बनाना होता है, ठीक है ना, अपने डाटा सेट से। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट टाइम फिर हम सर कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर और डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर पढ़ेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। सर वो मैंने आपसे पूछना था, आपने एक बार बताया भी था, याद भूल गया, कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में वो ऑटोमेटिकली हिडन पैटर्न फाइंड कर रहा होता है। जी बिल्कुल, जैसे इस केस में वो रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहा है। देखें ठीक, रिप्रेजेंटेशन का फायदा क्या है, हो सकता है कि जी जी स्टार्ट की बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें आप ग्रुप अलहदा ना कर सकें, लेकिन कोई एक कम डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में आप दोनों ग्रुप को अलहदा कर सकें सिर्फ स्ट्रेट लाइन से। तो अच्छा, रिप्रेजेंटेशन लर्न करना इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। जी फतूमा बेटा। बेटा आपकी आवाज बड़ी कम है, मुझे सुनाई नहीं दे रही, प्लीज थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा सर आपको। मैंने पूछना था, आप अभी अटेंडेंस मार्क करेंगे हाँ क्योंकि हाँ, मेरी श्योर अटेंडेंस रह श्योर, गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, व्हाई नॉट थैंक यू। व्हाई नॉट। ठीक है जी, और किसी बच्चे की अगर अटेंडेंस है तो वो भी हैंड रेज कर दें, सबकी मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। बाकी जो है दे कैन लीव नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर देयर टाइम। जी पूछे बेटा। सर आप एंड्रॉइड की रेमिनी ऐप यूज की है? नहीं बेटा। सर सर उसकी मेरे ख्याल से वो भी वर्किंग हाँ भी हाँ, इसी पे होती है। बिल्कुल हो सकती है, ऑफ कोर्स। सर वो इसी पे वर्क कर रही है आई थिंक। सर वो भी इमेज इसको देते हैं तो वो सर कहीं से सैंपल उठा के या किसी भी तरह आपको बड़ी शार्प एंड सर बड़ी हैवी इमेज अच्छी डिमेंशन में बना के दे देता है। जी इनहेंस भी बिल्कुल, करते हैं सर वो। अब आपको आइडिया हो उसकी गया है ना कि ये डिफरेंट काम कैसे हो सकता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सही है, ऑफ एनकोडर के कोर्स जरिए। मैंने यही अर्ज की ना कि ये इमेज प्रोसेसिंग जितनी है वो सारी अब न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू ही होती है। जी ओके जी फतुमा बेटा, आपकी अटेंडेंस हो गई। किसी और बच्चे की अटेंडेंस का इशू है तो हैंड रेज कर ले। थैंक यू सर। सर जी, जी उसामा। सर सर मार्कशीट जी तो शेयर कर दें।
मार्क्स शीट शेयर नहीं करूंगा, अलबत्ता आपके ऑनलाइन पे मार्क्स लग जाएंगे यार। लोगों की प्राइवेसी होती है, किसी के बुरे नंबर आए तो वो हो सकता है आपको ना दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फरमान भाई आपके तो बहुत ही अच्छे नंबर हैं। आप अगर नहीं, लोगों जो भी का है सर दर्द अच्छे हैं, समझते हैं तो यार ये क्योंकि तो बड़ी आपकी बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको तो इनसिक्योर फील करते हैं इस तरह एग्जैक्टली तो मैं इसी हाँ मैं बिल्कुल इसीलिए जबरदस्त सर। मैं ऑनलाइन पे मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। उतनी देर तक आप इंडिविजुअली अगर पूछना चाहें तो व्हाई नॉट पूछें। बड़ी खुशी की बात है सर, आप इस तरह। थैंक यू यार सो मच। मैं असल में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी पढ़ाता हूँ ना, तो प्राइवेसी अगर का मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। अच्छा, तभी है सर, तभी है सर। जी बिल्कुल। ठीक है जी, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक ओके है, सर, अल्लाह टेक हाफिज। केयर, अल्लाह हाफिज। ओके।